नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। आज हम उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे, यानी एक ही वीडियो में हायर एजुकेशन सिस्टम का पूरा रिवीजन। तो जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास वाला बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि सार्वभौमिक, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उत्तरदायित्व है? तो ये अनुच्छेद 45 में वर्णित है कि सार्वभौमिक और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ये केंद्र सरकार का क्या है? ड्यूटी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अब औपचारिक शिक्षा प्रणाली को वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, तृतीयक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सारी शिक्षा प्रणाली आ जाती है, इसलिए ये ऑल हो जाएगा। अनुच्छेद 21 क और आरटीआई अधिनियम इस वर्ष लागू हुआ। अनुच्छेद 21 क और आरटीआई अधिनियम 2010 में लागू हुआ था। माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य होता है छात्रों में ऐतिहासिक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना, उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों और कर्तव्यों को समझाना, उनका तर्कशील दृष्टिकोण विकसित करना, उन्हें देश दुनिया से परिचित कराना। तो इसमें सारे लक्ष्य माध्यमिक शिक्षा का होता है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में छात्र नामांकन के पायदान पर विश्व में किस स्थान पर है? तो ये भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली छात्र नामांकन के पायदान पर विश्व में तीसरे स्थान पर है। इससे पहले सबसे पहले स्थान पर अमेरिका और उसके बाद चीन है, फिर भारत है। संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो कि 700 BC में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 2006 ईस्वी में कुछ देशों ने मिलकर पुनः नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया। इसमें निम्न शामिल थे। तो इसमें पूछ रहा है कि 2006 में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया गया था। इसमें कौन कौन शामिल थे? वर्ष 2006 ईस्वी में कुछ देशों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया था। इसमें सिंगापुर, चीन, जापान, भारत, फिजी। इसमें फिजी छोड़ के सारे शामिल थे। सिंगापुर भी शामिल थे, चीन भी थे, जापान भी थे, भारत भी थे। अब जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। यह भारत में था, बिहार में, और यहाँ विभिन्न देशों से छात्र पढ़ने आते थे। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 ईस्वी में की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। आज के बहुप्रसिद्ध तकनीकी संस्थान पॉलिटेक्निक की सर्वप्रथम स्थापना हुई इस समिति या इस रिपोर्ट के आधार पर? तो अबोट वुड रिपोर्ट 1937 में प्रकाशित हुई थी। उसी में पॉलिटेक्निक की स्थापना की बात की गई थी सबसे पहले। भारत में आधुनिक शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई मैकाले रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो ये जो मैकाले रिपोर्ट थी ये 1835 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मैकाले एक अंग्रेज था जो कि भारत में पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था और भारत की जो पारंपरिक शिक्षा थी उसका विरोध किया था। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। ये मतलब कि अंग्रेज़ों ने भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए बार बार आयोग और समिति बनाई। तो इसमें से जो पहला था ये मैकाले रिपोर्ट के बाद ये 1854 ईस्वी में वुड्स डिस्पैच प्रकाशित हुआ था। वुड्स डिस्पैच अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। ठीक है। वुड्स डिस्पैच के बारे में सत्य कथन है, यह उच्च शिक्षा के विषय में पहली नीति थी। इसमें सरकार से प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर बल देने को कहा गया। यह दस्तावेज जन शिक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। इसी साल निचले स्तर हेतु मातृभाषा और उच्च स्तर हेतु अंग्रेजी माध्यम की चर्चा हुई। अतः 1857 ईस्वी में मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो इसमें सारे कथन सही है और इसमें ये मतलब प्राथमिक बी सिर्फ गलत है। इसमें सरकार से प्राथमिक और माध्यमिक के बदले प्राथमिक और उच्च शिक्षा पर बल देने को कहा गया था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। उस समय लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर थे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस नीति में यह अनुशंसा की गई कि प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो और उसमें शिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए? तो यह है शैक्षिक नीति पर संकल्प 1913 ईस्वी।
हंटर आयोग 1882 ईस्वी की मुख्य बातें थी। इसमें प्राथमिक और उच्च शिक्षा के पृथकीकरण पर बल दिया गया। महाविद्यालयों का संबंधन माध्यमिक शिक्षा आयोग से किया गया। उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु कायदे बनाए गए। महिला शिक्षा पर भी बल दिया गया। तो प्राथमिक और उच्च शिक्षा के पृथकीकरण पर बल दिया गया, बिल्कुल सही है। महाविद्यालय का संबंधन माध्यमिक शिक्षा आयोग से किया जाए, गलत है। उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु कायदे बनाए गए। महिला शिक्षा पर भी बल दिया गया। बी कथन के बदला होगा महाविद्यालय का संबंधन विश्वविद्यालयों से किया गया। किस अधिनियम के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को कम करने के लिए शिक्षा एक प्रांतीय विषय बनाया गया? तो शिक्षा केंद्रीय सरकार का नियंत्रण कम करने के लिए शिक्षा एक प्रांतीय विषय 1919 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। अब जानते हैं 1909 में एक अधिनियम पारित हुआ, फिर 1919 में, फिर 1935 में। सन 1917 ईस्वी में बने सैडलर आयोग की अनुशंसाओं में शामिल थी विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के चयन हेतु एक खास समिति बनाई जाए, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाए, इसमें विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान के कार्य पर बल दिया गया। ये तीनों कथन सही है। और कलकत्ता में एक वेधशाला की स्थापना की गई, ये कथन बिल्कुल गलत है। सर्वप्रथम कलकत्ता में हिंदू कॉलेज स्थापित हुआ था। तो सर्वप्रथम कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में स्थापित हुआ था। राधा कृष्णन आयोग स्थापित हुआ 1948 ईस्वी में। शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल हुआ 1976 ईस्वी में। किस शैक्षणिक संस्थान को सम विश्वविद्यालय घोषित करने में किस संस्था का योगदान होता है? मतलब कोई भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको सम विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी कौन घोषित करता है? तो जाहिर सी बात है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, और केंद्र सरकार का योगदान होता है उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित करने में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और NAAC यानी कि नैक का मुख्यालय बेंगलुरु में है। सबसे पहला सम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, सबसे पहला सम विश्वविद्यालय का दर्जा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला था। कुछ राज्य व केंद्रीय विश्वविद्यालय ऐसे जिनके साथ कोई संबद्ध महाविद्यालय नहीं है, इसको कहा जाता है एकल विश्वविद्यालय। निम्नलिखित विश्वविद्यालयों का पोषण यूजीसी के बजाय भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इसमें से केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, भारतीय मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा बिहार, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी, इन सब का पोषण यूजीसी के बजाय भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और विश्व भारती विश्वविद्यालय ये भारत सरकार भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय में शामिल है कोलकाता विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय, मणिपुर विश्वविद्यालय। तो इसमें मणिपुर छोड़ के उपर्युक्त कोलकाता, मद्रास, मुंबई सभी राज्य विश्वविद्यालयों में शामिल है। मणिपुर विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही। और सही कथन चुने। देश का पहला निजी विश्वविद्यालय सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी 1995 है। अभी कुल 889 विश्वविद्यालय है। देश का ऐसा पहला एकल विश्वविद्यालय विश्व भारती विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में यूजीसी ने मेटा विश्वविद्यालय की धारणा आरंभ की। तो इसमें से कथन सिर्फ ए और डी कथन सही है। देश का पहला निजी विश्वविद्यालय सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी 1995 है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में यूजीसी ने मेटा विश्वविद्यालय की धारणा की। और अभी कुल 889 नहीं, करीब 934 विश्वविद्यालय है। और देश का पहला एकल विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, न कि रामनाथ कोविंद। अभी 934 विश्वविद्यालय हो गए हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में सही है। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने हेतु प्रयास, यह यूजीसी द्वारा एक प्रयोजी योजना है। इसमें सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए समान विकास का अवसर प्रदान किया जाता है। विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के विश्वविद्यालय हेतु राज्य और केंद्र का अनुपात 80:20 है। यह पूर्णतः उच्च शिक्षा को समर्पित है। तो इसमें सिर्फ विकल्प ए उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने हेतु प्रयास, ये सही है। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए समान विकास का अवसर प्रदान करना, यह भी सही है। और यह पूर्णतः उच्च शिक्षा को समर्पित है। बाकी यह यूजीसी द्वारा प्रयोज्य एक योजना है, गलत है। और विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के विश्वविद्यालय हेतु केंद्र राज्य का अनुपात 90:10 है, न कि 80:20 है। क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नाम दिया गया, तो ये 2003 में नाम दिया गया था।
शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल भाषा है तमिल, संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। तो शास्त्रीय भाषाओं की सूची में ये हिंदी छोड़ के तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया ये सारी भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल है। तो इस तरह से आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर इसके अगले पार्ट में हम 30 और महत्वपूर्ण प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और पेपर 1 की बेस्ट तैयारी हेतु खूब रिवीजन करें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें। समय कम है और एक बड़ा मौका है और हमारे साथ नारा लगाए। अब की बार JRF पर वार, इस बार आपका JRF फिक्स है। धन्यवाद।